है स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। न्यूज रूम से हम लेकर हाजिर हैं आज की बड़ी खबरें। और सबसे पहले खबर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। अब वो चाहे भारत मां की जय के नारे लगाएं ना लगाएं, लेकिन उन्हें कोर्ट के चक्कर जरूर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में देशद्रोह के आरोप में एक जनहित याचिका उनके खिलाफ दायर हो चुकी है। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय भले ही न बोले, लेकिन उनके इस ऐलान ने उन्हें कानूनी चक्करों में जरूर फंसा दिया। क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। ओवैसी पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए IPC की धारा 124A के तहत याचिका दायर की गई है। इसके अलावा लखनऊ के CGM कोर्ट में भी ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत की गई है। कल ओवैसी द्वारा एक बयान दिया गया कि भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। मोहन भागवत के बयान के कमेंट में कि भारत माता की जय नहीं बोलूँगा चाहे मेरे गले में छुरी लगा दी जाए। एक हिंदुस्तानी के लिए जो है पूरे राजद्रोह को अपमान किया है, इसलिए उन्हें राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इसलिए मैंने एक परिवार जो है दाखिल किया CGM कोर्ट में। अपने खिलाफ अदालत में याचिका दायर होने की बात असदुद्दीन ओवैसी तक पहुंची तो उन्होंने अदालत पर पूरा भरोसा जताया। ओवैसी ने भारत माता की जय तो नहीं बोला, लेकिन जय हिंद जरूर कहा। ओवैसी ने रविवार को महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में एक रैली में RSS पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया था कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं RSS के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कान लगा के सुनते आप सुनो, हम नहीं बोलेंगे इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। ओवैसी के इस बयान पर सियासत गर्म हो उठी। उस माँ के कारण ही भारत में तुम संसद के अंदर बोल रहे हो, आए हो। उस भारत माता के लिए अनर्गल बोलना कि मैं जयकारे नहीं लगाऊंगा। इस देश के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का अपमान है। मैं यही सुझाव दूंगी कि जिस भारत माता में रहते हो उसका सम्मान करना सीखो। तो मेरा एक नागरिक होने के नाते, मंत्री तो मैं एक मंत्री पद के प्लेटफॉर्म से बोलूंगी, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मेरी एक ही मनोकामना है कि भारत माँ की जय जयकार अगर भारत में नहीं होगी तो और कहाँ होगी। बहरहाल रैली में ओवैसी का भड़काऊ भाषण सियासत को गरमाते हुए अब अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है। अगर अदालत ओवैसी के आरोपों को सही पाएगी तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अपने भड़काऊ भाषण के जरिए सुर्खियां बटोरने का हुनर असदुद्दीन ओवैसी को खूब आता है। ओवैसी के बयान पर एक बार फिर विवाद उठा है। अब ओवैसी भारत माता की जय के नारे भले ही न लगाएं, लेकिन उन्हें अदालत के चक्कर जरूर लगाने पड़ सकते हैं। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। ओवैसी का दरअसल कहना है कि भारत माँ की जय के नारे मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे ऐतराज है, मुझे जय हिंद कहने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उनके इस बयान से सबको ऐतराज है। बीजेपी हो, शिवसेना तो उनको हाथ में टिकट पकड़ा रही है कि चले जाइए अब आप पाकिस्तान। जो भी हो, ओवैसी सफल रहे, खूब सुर्खियां बटोरी। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? जब भी मुंह खोले बस भड़काऊ बातें बोले। कुछ ऐसी फितरत बन चुकी है AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। इस बार उनके निशाने पर आया है भारत माता की जय का नारा। ओवैसी ने कहा कि वो संघ के कहने पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ओवैसी के बयान के बाद सियासत की गलियों में गर्माहट बढ़ गई है। लातूर के उदयगीर में रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने RSS पर जमकर हमला बोला
भारत माता की जय के नारे से इनकार के पीछे भी उन्होंने वजह आरएसएस को ही बताया था। अब आरएसएस ने ओवैसी के भड़काऊ बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत माता की जय का नारा लगाने से इनकार करने वाले ओवैसी पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी एतराज जताया है। हालांकि कांग्रेस ओवैसी का बीजेपी कनेक्शन भी देख रही है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM का दायरा हैदराबाद से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में नाकाम, लेकिन महाराष्ट्र में कामयाब कोशिश वो कर चुके हैं। आगे निशाना उत्तर प्रदेश है। भड़काऊ बयानों ने ओवैसी को अब तक सुर्खियों में बनाए रखा है। ये सियासत है जहां बदनामी गुमनामी से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाती है। दिल्ली में बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल मकसद कुछ और था। जब असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि मैं भारत मां की जय के नारे नहीं लगाऊंगा, तो उनका मकसद था मोहन भागवत पर हमला, मोहन भागवत के उस बयान पर हमला जिसमें उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि अब आप भारत माता की जय के नारे लगाइए। बस उसके बाद ओवैसी ने मामला यहां पहुंचा दिया। ओवैसी मंच पर थे और उनके सामने थी समर्थकों की भीड़। भाषण पर वाहवाही मिल रही थी। ओवैसी ने संघ को ललकारा, लेकिन इस ललकार में वो उस नारे का विरोध कर बैठे जिस पर तो कभी कोई विवाद ही नहीं था। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। ओवैसी की इस तल्खी के पीछे दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान था। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर भागवत ने 3 मार्च को कहा था। पण आता थोडासा काळ असा आलेला आहे की अरे भारत माता की जय म्हटलं पाहिजे, हे नव्या पिढीतल्या लोकांना सांगावं लागतं, शिकवावं लागतं। ओवैसी का कहना है कि वो आरएसएस के कहने पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मोहन भागवत जब कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों को ये नारा लगाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, तो वो किसको डरा रहे हैं? वो उनकी सोच होगी, उनकी आइडियोलॉजी होगी, वो उनको मुबारक। वो हम पर नहीं थोप सकते ना हम बोलेंगे कभी। असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर भले ही आरएसएस हो, लेकिन एक बार फिर उनका ये बयान भड़काऊ साबित हुआ। मामला सियासत की गलियों से अब अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल ये कि क्या कन्हैया कुमार को जेएनयू से निकालने की अब कोशिश हो रही है, क्योंकि हाई लेवल कमेटी ने न सिर्फ कन्हैया कुमार को बल्कि उमर खालिद, अनिर्बान, ये सब जो अभी जेल में है, इन सब को दोषी पाया है 9 फरवरी की उस कांड में। जांच कर रही है कमेटी। इसके अलावा 21 अन्य छात्रों को भी दोषी पाया गया है। क्या जेएनयू से निकाल दिया जाएगा कन्हैया? क्या जेल से निकलकर जेएनयू नहीं जा पाएगा उमर खालिद? क्या अनिर्बान की जेएनयू में एंट्री बैन होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देशद्रोह कांड की जांच कर रही जेएनयू की हाई लेवल कमेटी ने कन्हैया, अनिर्बान और उमर खालिद सहित 5 छात्रों को जेएनयू से निकाल देने की सिफारिश कर दी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक कारण बताओ नोटिस मिला है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई बात नहीं है, निष्कासन की कोई बात नहीं है। कल 16 तारीख को 5 बजे शाम तक मुझे जवाब मांगा गया है कि इस संबंध में जो इंक्वायरी कमेटी हुई है, रिपोर्ट के संबंध में आपको क्या कहना है। सिर्फ इतना ही नहीं, कमेटी ने इन तीनों सहित जेएनयू के 21 छात्रों को विश्वविद्यालय के कायदे कानून तोड़ने का दोषी पाया है। कन्हैया कुमार, उमर खालिद, आशुतोष, अनिर्बान भट्टाचार्य, रामानागा, चपल शेरपा, वाई उदय कुमार, चिन्मय महानंद, भूपाली मगरे, अपराजिता राजा, पी श्रीगुण यादव, बंधु ज्योत्सना, श्वेता राज, चिन्नैया महाजन, ऐश्वर्या अधिकारी, गार्गी अधिकारी, चिंटू कुमार, अनंत प्रकाश, अश्वती नायर, रितु और सौरभ शर्मा। जांच रिपोर्ट में दोषी साबित होने के बाद जेएनयू प्रशासन ने इन सभी 21 छात्रों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। सभी दोषी छात्रों को 16 मार्च तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है, लेकिन आरोपी छात्र जांच कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं।
शो कॉज नोटिस भी मिला है वो ज़बरदस्त तरीके से वेग है और बिल्कुल आधारहीन टाइप का है। उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है आपको गिल्टी पाया गया है, मतलब जिन जिन स्टूडेंट्स को मिला है मेरे नॉलेज में। लेकिन जब आप किसी को गिल्टी प्रोनाउंस करते हैं तब कम से कम इतना तो कीजिए कि आप पॉइंट आउट कीजिए कि एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए आपको गिल्टी, माने क्योंकि गिल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है और उसमें ये भी नहीं लिखा है कि एग्जैक्टली क्या एक्शन किस पे लिया जा रहा है। हम लोग को तो पता नहीं हमारा क्या क्राइम है, हम लोग को ये पता नहीं है कि क्या डिसीजन वो लोग लेने वाले हैं और इसीलिए हमारा कहना है कि हम लोग उस कमेटी में जाकर के अपना डिपोजिशन देंगे जो कमेटी हमारे कंसर्न को वो एड्रेस कर पाता है, जो सोशल कम्पोजिशन उस पर बना होता है और सेक्स को इंक्वायरी होता है। तो हमारा संघर्ष चलेगा और हम लोग बिल्कुल अपना लड़ाई को पुरजोर करेंगे ताकि ये सस्पेंशन और जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है जो कि बायस्ड और अनफेयर तरीके से एक इंक्वायरी के तहत दिए हुए हैं उसको हम लोग खारिज करेंगे। देखिए, पहले जो अभी रिपोर्ट आई उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अभी उसमें नाम मेंशन नहीं है और अभी शो कॉज नोटिस आया है, तो मैं अपने जेएनयू प्रशासन से यही दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द उसमें नाम बाहर किया जाए और जो भी अभी तक जो पनिशमेंट दिया है उसको जल्द से जल्द समझें, क्योंकि ये अभी 1 महीने हो गए हैं, अभी तक केवल इन्होंने शो कॉज नोटिस किया है, जिसको जल्द से जल्द हम मांग करते हैं कि पब्लिक डोमेन में किया जाए। जेएनयू प्रशासन ने 10 फरवरी को 5 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने जांच के दौरान आरोपी छात्रों के अलावा 9 फरवरी को मौके पर मौजूद कई चश्मदीदों के बयान लिए। इसके अलावा अलग अलग लोगों से वीडियो फुटेज भी लिया गया। कमेटी ने करीब 1 महीने तक चली जांच के बाद बनाई रिपोर्ट जेएनयू के वाइस चांसलर को सौंप दी। इस रिपोर्ट पर सोमवार को जेएनयू में आपात बैठक भी हुई। अब इंतजार दोषी छात्रों के जवाब का है, जिसके बाद रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाएगा। जिस किस्म से नारेबाजी 3 साल से हो रही थी और हम लोग बड़े दिल पर पत्थर रख के ये नारेबाजी को महसूस कर रहे थे और केवल 5,000 रुपए 3,000 रुपए फाइन दे के उन लड़कों को छोड़ दिया जाता था। तो इस बार बहुत कॉशियसली स्टेप लिया, लेकिन लिया। जेएनयू की जांच रिपोर्ट पर सवाल भले ही उठ रहे हों, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले छात्र अगर अपने पक्ष में कोई मजबूत तर्क नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ जेएनयू प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने का मूड बना चुका है। रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा माथे पर, लेकिन कन्हैया कुमार जब जब भाषण देने के लिए सामने आता है खूब छोले उगलता है सरकार के खिलाफ और इस बार तो संघ को एक बार फिर से निशाने पर लिया। जी हाँ, आज विरोध मार्च में कन्हैया कुमार शामिल हुआ, खूब उगला सरकार के खिलाफ, संघ के खिलाफ कड़वे बोल। जेएनयू पर हमला किया है, जिस तरीके से आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक अधिकार छीना है, जिस तरीके से आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की महिला अध्यक्ष के ऊपर हमला किया है, यह हमला दरअसल लोकतंत्र के ऊपर हमला है और इस हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब दुनिया के अंदर आती है तो सबसे पहला हमला विश्वविद्यालय के ऊपर किया जाता है, शिक्षण संस्थानों के ऊपर किया जाता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान लोगों के अंदर तर्क शक्ति को विकसित करता है, लोगों के अंदर आलोचनात्मकता को विकसित करता है। जमाने में कहा जाता था पृथ्वी गोल नहीं चपटी है। जमाने में कहा जाता था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, नहीं, सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसीलिए जब आप विश्वविद्यालय के पक्ष में बोलते हैं, जब आप जेएनयू के पक्ष में बोलते हैं, जब आप इस देश के अंदर शिक्षा बचाने की बात करते हैं, तो दरअसल आप तर्क शक्ति के पक्ष में खड़े होते हैं, आप आलोचनात्मकता के पक्ष में खड़े होते हैं और जो समाज का स्थापित सच है उसकी जांच करते हैं कि यह सच है कि नहीं है। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो इसी से ज्ञान पैदा होता है, इसी से बुद्धि पैदा होती है, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, जिसको हम नॉलेज सिस्टम कहते हैं। नेहरू जी एक गांव में गए थे तो लोग वहां भारत माता की जय कह रहे थे।
जब उनसे पूछा गया कि भारत माता की जय का क्या मतलब समझते हो, तो लोगों ने कहा मिट्टी की जय, किसी ने कहा देश की जय, किसी ने कहा झंडे की जय। नेहरू जी ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जय भारत माता की जय है। देश के अंदर जो 125 करोड़ लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या किसी धर्म को नहीं मानने वाले लोग हो, वो सब भारत माता हैं, वो सब भारत माता की संतान हैं। ये कहते हैं कि जेएनयू में लोग देशद्रोही हैं। नहीं मोदी जी, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम आरएसएस के खिलाफ द्रोह कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके देश को नहीं मानते, जिस देश में सर्व संचालक कहते हैं कि महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए। हम कहते हैं कि महिलाओं को घर से निकलना चाहिए, अपने हक और अधिकार के पक्ष में बोलना चाहिए। दरअसल ये जो भाषण आपने कन्हैया कुमार का सुना, आज एक विरोध रैली के दौरान कन्हैया कुमार ने ये भाषण दिया। आज मार्च फॉर जस्टिस एंड डेमोक्रेसी के नाम से स्टूडेंट्स ने, तमाम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये मार्च संसद से मंडी हाउस तक ले गए और इसी दौरान ये भाषण दिया कन्हैया कुमार ने। हजारों छात्र, पोस्टर थामे सैकड़ों हाथ और हर जुबान से निकलती एक ही आवाज, ये नजारा है उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की रिहाई की मांग को लेकर आयोजित की गई रैली का। रैली के दौरान जेएनयू के साथ साथ कई और विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स का भी समर्थन मिला। रैली निकालने का मुख्य मकसद देश के विश्वविद्यालयों और छात्रों की छवि खराब करने पर नाराजगी जताना था। इसीलिए रैली के दौरान स्मृति हटाओ के नारे भी जमकर लगे। प्रोटेस्ट उमर खालिद और अनिर्बान की रिहाई को लेकर था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि कन्हैया के भाषण में उसका जिक्र तक नहीं था। हमले सिर्फ पीएम मोदी, आरएसएस और बीजेपी पर होते रहे। इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि जेएनयू सिर्फ इशारा है, निशाना बंगाल है, आगामी चुनाव है। देशद्रोह का आरोपी कन्हैया कुमार इस रैली को लीड कर रहा था, जो मंडी हाउस से संसद तक ऐसे ही चलती रही। इस रैली में मशहूर लेखिका अरुंधति राय भी शामिल हुई, जिन्होंने पुरजोर तरीके से अनिर्बान और उमर खालिद की रिहाई की मांग की। कि संघ परिवार को जो है सबसे डरावनी जो नारा है जो एचसीयू और जेएनयू से उठा है, वो ये है, नीला आसमान में लाल तारा। रैली के दौरान अति उत्साहित लग रहे कन्हैया कुमार को दो लोगों ने धमकाने की कोशिश की तो पुलिस ने धमकी देने वाले दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि रैली के दौरान ही खबर आई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी रैली के बावजूद दोनों अभी जेल में ही रहेंगे। अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तो खत्म हो गया, लेकिन जितनी गंदगी इस दौरान यमुना किनारे फैलाई गई है, उसकी सफाई का 15 दिन से ज्यादा लग जाएंगे, देखकर यही लग रहा है। लेकिन श्री रविशंकर का कहना है कि उनके पास ब्लूप्रिंट तैयार है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या हाल है। श्री के कार्यक्रम की परिकल्पना अद्भुत थी। कार्यक्रम की रूपरेखा भव्य थी। इनकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोजन स्थल के लिए यमुना किनारे की करीब 1000 एकड़ की जमीन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 7 एकड़ में सिर्फ मंच बनाए गए और उस भव्य मंच पर सजा संस्कृति का मेला। श्री का कार्यक्रम खत्म हो गया और अब यमुना किनारे की जमीन को फिर से वही रूप देने की कोशिश की जा रही है जैसी कि वो कार्यक्रम से पहले थी। तंबू और टेंट हटाने का काम चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में कारीगर और मजदूर लगाए गए हैं जो युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं। सेना ने जिस पंटून पुल को दिनों के भीतर में तैयार किया था, अब जवान उसे हटाने की कवायद में लगे हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम है यमुना किनारे फैली गंदगी की सफाई, जिसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स लगाए गए हैं।
देशी और विदेशी वॉलंटियर मिलजुल कर पूरे जोश और उत्साह के साथ यमुना की जमीन की सफाई कर रहे हैं। 3 दिन के विश्व। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना